ये देखो, इस तरह से मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, पहले फोकस बनाने के लिए, एडजस्ट करने के लिए पहले हाथों को घुमाता हूँ, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर आज हम फिर से मैथमेटिक्स की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर हमने स्टार्ट करना है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद हम प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एजिस वाले इस चैप्टर के बाद में, और #39 के टैग के साथ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रेशो प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। आप सब कुछ जितना भी आपको सिखाऊंगा आप ध्यान से समझोगे, और जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगा, आप भी आपको देता रहूँगा। आपने वो साथ में करते करते जाने, और नोटबुक आपके हाथ में होगी, पेन या पेंसिल आपके पास होगा, और साथ साथ आप भी क्वेश्चन को करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, फॉर्मूलाज बताऊँगा वो भी लिखते जाओगे। रेशो एंड प्रोपोर्शन दो पार्ट्स में बंटा हुआ है, एक रेशो है एक प्रोपोर्शन है। हम दोनों का आज बेसिक ओवरव्यू देखेंगे, कुछ ट्रिक्स कुछ शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा। उसके बाद आने वाले वीडियोस में हम थोड़ा डीप में जाके पढ़ेंगे। आज बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? सबसे पहले जब हम बात करते हैं रेशो की, तो रेशो है क्या हमारे पास? एक्चुअली हम यहाँ पर करते क्या है, दो सेम क्वान्टिटीज़ हैं, दो सेम तरह की चीज़ें हैं, उनको हम आप तरह से कह सकते हो कंपैरिजन करते हैं, उनको डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो कि मेरे पास दो बैग है, मेरे पास एक बैग जो मेरे पास था उसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ था उसमें, ठीक है। तो मैंने कहा जो पहला बैग था मेरे पास, उसका जो वेट आया वो 18 kg आया, उसका मास 18 kg है। और जो दूसरा बैग मेरे पास पड़ा है उसका जो भार है वो कितना है, 36 kg है। तो यहाँ पर एक बैग मेरे पास ये आ गया, उसका भार इतना है, और दूसरा बैग मेरे पास ये आ गया, उसका भार इतना है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको रेशो के फॉर्म में करना चाहता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है ये कट जाएंगे, 18 1 के टेबल में आ जाएगा, और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। मतलब 1:2 की हमारे पास यहाँ पे रेशो आ गया है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको 18/36 ऐसे भी लिख सकते थे। डिवाइड करना था ना, और ये कट के तो आपके पास 1/2 बच गया, ठीक है। जिस मर्जी फॉर्म में लिखो, आप ऐसे लिखो इस डाल के, या फिर डिवाइड के फॉर्म में लिखो, है वो रेशो ही है। इतना बेसिक फंडा आपको समझ आ गया होगा। तो 18 kg और 36 kg की रेशो हमारे पास क्या आई, 1:2। अगर मान के चलो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि एक मेरे पास एक गाड़ी है, एक कार थी मेरे पास। तो जब मैंने काफ़ी स्पीड में आ रहा था, जैसे मैंने ब्रेक लगाने का स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड थी वो 4 km/h की होगी। जैसे मैं ब्रेक लगा रहा था तो स्पीड कितनी हो रही थी, 4 km/h की हो रही थी। बट पीछे मेरे एक और फाइटर आ रहा था, और उसने जैसे ब्रेक लगाई, उसकी ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड थी ना, ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड थी वो 16 km/h की चल रही थी। ब्रेक लगाने के बाद भी इतनी सारी स्पीड थी। तो रेशो बताओ मेरी कार की स्पीड का और जो फाइटर आ रहा था उसकी कार की स्पीड की रेशो बताओ कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा आपके पास है, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और काटना चाहोगे तो 4 को 1 से काट दो, 4 को 4 से काट दो, तो 1/4 लिख दो, या फिर आप लिख दो 1:4 की रेशो में है। दोनों जो कार की स्पीड थी वो किस रेशो में है, 1:4 की रेशो में है। यहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि हाँ, जो सेकंड वाली कार थी ना उसकी स्पीड ज़्यादा थी। यहाँ से मुझे समझ आ गया था 1:2 की रेशो है, जो सेकंड वाला बैग है वो ज़्यादा भारी है। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक था, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। हम आगे बात कर लेते हैं, जो मेन चीज़ें हैं ना वहाँ से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कि आपको सब कुछ दिख रहा है? हाँ बिल्कुल आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक दो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ये आप मुझे करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। एक रेशो में आपको दे रहा हूँ 4a, ठीक है, 4a और 8b, 4a और 8b, इसका आंसर मुझे बताओ सिंपल फॉर्म में करके। इसकी रेशो कितनी रेशो बनेगी एक ये बताओ, और एक आपको मैं दे देता हूँ 8c/24d। इसका मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर भी बताओ क्या आएगा, इसका आंसर भी मेरे को बताओ क्या आएगा। तब तक मैं व्हाइट बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, ठीक है। ये दोनों काम आपको दिए, दोनों काम आपने करने, करो। आप इसको देख रहे हो, मुझे कितने देखना, काम को करना, काम करो। कमेंट सेक्शन में तो बताओगे मेरे को पता, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट सेक्शन में आंसर बताया करो, बताते नहीं हो, लेकिन अपने पास तो सॉल्व करो कम से कम। या उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने सॉल्व नहीं करे, उनको बोल रहा हूँ मैं, जो नोटबुक लेके नहीं बैठे हुए, ठीक है। चलो आगे होगा आपका इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आया होगा 1:2, 1:2 आंसर आ गया होगा इसका। और इसका क्या आया होगा, 1:3, है ना। ये आया होगा ना, क्योंकि 4a/8b है, तो 4a है और 8b है। अगर मैं काटना चाहूँ 4 के 1 से काटूंगा, तो 4 को 2 से काटूंगा, तो 1:2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 8c है, इस 24d है। अगर मैं काटना चाहूँगा 8 1 8, 8 से 24, तो 1:3 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आंसर आया ना। अगर ऐसा आया तो दोनों गलत हैं। अगर ऐसा आपका आंसर आया तो दोनों के दोनों गलत हैं। ये आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, अगर आपका ये आंसर आया तो क्यों गलत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा कि रेशो क्या है, हम यहाँ पे दो सेम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं। दोनों क्वांटिटीज़ कैसी होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज सेम होनी चाहिए। अब मुझे क्या पता यहाँ पर ए क्या चीज़ है या बी क्या चीज़ है, इनके बारे में मुझे पता ही नहीं है। हो सकता था मुझे कहा होता कि ए या बी, बाद में जब मुझे आंसर बताया जाता तो वो कहता है ए आपके पास क्या था, यहाँ पर ए मान के चलो आपके पास 4 kg है,
कोई चीज़ है 4 kg की, वो आपके पास ए है, ठीक है। 4 आपने वैसे ही लिखा, जो ए था वो kg है, किसी चीज़ का वेट है। और दूसरी तरफ बात करें 8 आपने वैसे लिख दिया, जो बी था वो कोई डिस्टेंस था, वो बी आपको मान लो फुट में डिस्टेंस गिवन है। तो 4 kg और 8 फुट ये दोनों तो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसका कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो? तो उसकी रेशो बनेगी नहीं, ये एज इट इज़ रहेगा, ऐसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि kg एक अलग चीज़ है, अलग क्वांटिटी है, फुट की बात करें वो एक अलग क्वांटिटी है, लेंथ है, वो तो दोनों कंपेयर नहीं कर सकते ना। इसलिए इस तरह की रेशोज़ को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं ये सेम क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। क्वांटिटीज़ अगर सेम होती तो अलग बात थी, हम कर पाते थे, बट क्वांटिटीज़ अलग हैं तो आप कैसे कर सकते हो? अगर आपको कहा होता 4a:8a, अगर ऐसा गिवन होता तो हम बोलते कि हाँ अगर ऐसा है तो ये कट के तो आपके पास 1:2 आ जाता। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज ए ही हैं, सेम ही हैं। कैसे? 4a/8a, आप ऐसे भी लिख सकते थे ना, a और a कैंसिल हो जाता तो ये 1 ये 2, 1/2 आपके पास आंसर आ जाता। इसकी अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 4a/8b। क्लियर हो गया? तो ए तो बी कट ही नहीं सकते, आप कैसे काट दोगे? नहीं ना काट सकते। इसीलिए इस तरह की रेशोज़ को, जो डिफरेंट रेशोज़ होंगी उनकी, मतलब डिफरेंट क्वांटिटीज़ होगी ना, उनकी रेशो नहीं निकालते। रेशो हमेशा सेम क्वांटिटीज़ की होती है। इतना आपको समझ आ गया होगा। और एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आना होगा ना, तो ये बच्चों के क्वेश्चन नहीं आएंगे, एग्जाम में ऐसी चीज़ें आएंगी। इतना बेसिक आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर हम टाइप्स ऑफ रेशो के बारे में समझेंगे, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन में टाइप ऑफ रेशो से ही आया तो बिल्कुल जो बेसिक क्वेश्चन रहता है वो टाइप ऑफ रेशो से आता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्क्रीन में क्या व्हाइट बोर्ड में दिख रहा होगा, a:b जो है वो 3:4 के बराबर है। क्लियर हो गया? a:b 3:4 के बराबर है, b:c 8:9 के बराबर है। इस तरह की कंडीशन आ जाए और आपको कहा जाएगा बताओ a:b:c निकाल के बताओ वो क्या होगा। अब ये कैसे करते हैं? 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको ठीक लगेगा, जो आपको बेटर लगेगा, उस तरीके से अपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है? a:b कितना गिवन है आपको? a:b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कितना गिवन है? 3/4 गिवन है। ठीक है। b/c कितना गिवन है? ये आपको 8/9 गिवन है। क्लियर हो गया? आपको क्या निकालना है? a:b:c निकालना है। ये चीज़ निकालना है ना। यहाँ पर कॉमन क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है। क्लियर हो गया? a की वैल्यू मुझे पता है 3, c की वैल्यू मुझे पता है 9, लेकिन b एक जगह 8 आ रहा है, b एक जगह 4 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो सेम क्वांटिटी होती है ना, यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे b है, यहाँ पर b है, सेम क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यू को मैं भी सेम बना दूंगा। वैल्यू को मैं कैसे सेम बना सकता हूँ? मुझे पता है ये 8 है, अगर मैं इसको भी 8 बनाना चाहता तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो a:b मेरे पास अब क्या आ जाएगा? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। b और c वैसे का वैसे ही रहने दो, ये 8/9 आ जाएगा। ठीक है? अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गया है? a आपके पास 6 आ गया है। b की बात करें, b आपके पास क्या आ गया है? b 8 आ गया है। c कितना आ गया? c 9 आ गया है। इसका मतलब a:b:c कितना हो गया? 6:8:9। क्लियर हो गया? आंसर क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे लिख देते हैं 6:8:9 आपके पास आ गया a:b:c की रेशो। एक तरीका तो आपके पास ये था करने का कि आप क्या करो, जो भी सेम टर्म है ना, जो भी सेम वेरिएबल है, उनकी वैल्यू को आप इक्वेट कर दो। मैंने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू को यहाँ पर इक्वेट कर दिया। क्लियर हो गया? a:b की रेशो गिवन थी, b:c की रेशो हमें गिवन थी, हमें बताना था a:b:c किसके बराबर होगा। तो हमने क्या किया, जो b और b यहाँ पर है, इनकी वैल्यूज को सेम कर दिया, इक्वल बना दिया, तो काम खत्म हो गया। अब दूसरा तरीका क्या करने का, जो दूसरा तरीका है वो आपको बता देता हूँ वो कैसे करना है। ठीक है? यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको a और b और c तीन ही टर्म में ना, तीन ही टर्म में, एक आपके पास a है, एक आपके पास b है, एक आपके पास c है। फोर्थ टर्म तो कोई है नहीं। तीन ही टर्म में जितनी भी टर्म होती है ना क्वेश्चन में, उतने सारे आपको लिख देनी होती हैं। a:b कितना गिवन है आपको? a:b आपको गिवन है 3:4। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3:4। क्लियर हो गया? ये इस टू डाल देते, चलो यहाँ पे 3:4 मैंने लिख दिया। b:c कितना गिवन है? 8:9। यहाँ पर हम लिख देंगे 8:9। क्लियर हो गया? a:b हमने लिख दिया 3:4, b:c हमने लिख दिया 8:9। अब यहाँ पर क्या, जो दूसरा मेथड बिल्कुल बेसिक सा मेथड है, आपको मतलब कहीं भी जाओगे तो ये सीखने को मिलेगा, लेकिन बेसिक वाला ये वाला मेथड है ना, जो आपको पहले बताया था, वो भी आपको आना चाहिए। तो ये भी आना चाहिए, ये भी सिंपल ही है। तो यहाँ पे 4 के पास खाली जगह है, यहाँ पर 4 लिख दो। जो टर्म यहाँ पर थी ना, उसको यहाँ पे लिख देना है। जैसे 8 है ना, 8 के पास वाली खाली जगह है, तो यहाँ पर हम 8 को ही लिख देंगे। क्लियर हो गया? अगर मान के चलो ये वाली जगह भी खाली होती तो हम यहाँ पर भी 8 लिख देते। इतना क्लियर हो गया? नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, अब आपको और समझाऊंगा तब आपको और क्लियर होता जाएगा।
इतना क्लियर हो गया। मान के चलो यहाँ पे सिर्फ 3 होता, बाकी सारी जगह खाली होती, तो मैं यहाँ पर भी 3 लिखता, यहाँ पर भी 3 लिखता। ठीक है, आप क्या करना, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, इस टू 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32 आ जाएगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये सारे किसके टेबल में आ रहे हैं, 4 के टेबल में आते हैं ना। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो 32 आ जाएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। 6:8:9 वही सेम आंसर आया है। जिस मर्जी तरीके से करो, जो आपको बेटर लगता है उससे करना। सेम फंडा यही है कि आपको अगर पहले टर्म से करोगे तो जो भी कॉमन टर्म होगा, जैसे बी कॉमन था तो रेशो बराबर करनी पड़ेगी, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको मेथड बता दिया। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में रहेगा, आप ये करके बताओ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, इसे करके बताओ इसको कैसे करना है। तब तक मैं व्हाइट बोर्ड को साफ करता हूँ, तब तक आप करो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कहा गया है a:b जो है वो 5:14 के बराबर है। a:b किसके बराबर है, दोनों मेथड से करेंगे। ठीक है, a:b आपके पास 5:14 के बराबर है। मैंने लिख दिया a:b मेरे पास किसके बराबर है, ये 5:14 के बराबर है। मैंने वो चीज़ लिख दी यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं है। फिर आगे चलते हैं, b:c मुझे गिवन है। क्या लिख दिया मैंने, b:c हमें गिवन है, ये किसके बराबर है, ये 7:3 के बराबर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फिर से a:b:c हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही सेम तरीका है हमारे पास। पहले वाले मेथड से करेंगे तो मैंने कहा ना b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी है, इसकी वैल्यू को बराबर करना है। b यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेट करने के लिए इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मुझे पता है अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 आ जाएगा, तो वैल्यू बराबर हो जाएगी। बट अकेले को कर नहीं सकते, तो पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ 7 को 2 से तो मेरे पास 14 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 आ जाएगा। पुरानी वाली वैल्यू को हम साफ कर देते हैं। तो यहाँ से हम बात करें a:b:c मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, a मेरे पास 5 आ जाएगा, b मेरे पास 14 आ जाएगा, c मेरे पास 6 आ जाएगा। 5:14:6 आपको डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। पहला मेथड से आपको समझ आ गया, दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, a:b:c, तीन ही टर्म्स है ना, तीनों टर्म्स हमने यहाँ पर लिख दिए। आगे कैसे करेंगे, a:b आपको क्या गिवन था, a:b आपको गिवन था 5:14, तो 5 यहाँ पे लिख दिया, 14 यहाँ पर लिख दिया। b:c कितना गिवन था, 7:3, 7 यहाँ पर लिख दिया, 3 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर खाली जगह है ना, यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसके साथ में जो चीज़ होगी 14 है ना, तो 14 लिख दूंगा। यहाँ पर खाली जगह है, इसमें क्या लिखूंगा, जो साथ में टर्म है 7 साथ में ना, 7 यहाँ पर लिख दूंगा। बस इसको सॉल्व कर लो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 35 आ जाएगा, इस टू 7 को 14 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 70 और 98 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 30 और 52 आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में बनाना चाहोगे तो कैसे करोगे, आप यहाँ पे 7 के टेबल से काटो। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 आ जाएगा। 7 को आप करो यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है क्या, 30, अच्छा 42 यहाँ पर आता है ना, यहाँ पे 42 आता है, तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो 42 आ जाएगा। तो 5:14:6 यहाँ पर भी सेम आंसर आया। देखा, मेरी मिस्टेक की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था, बट आंसर सेम ही आया ना, 5:14:6 आया है। जिस मर्जी मेथड से करो आपका आंसर सेम आने वाला है। उम्मीद है मुझे आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, किसी तरह का डाउट यहाँ पर नहीं रह रहा होगा। एक क्वेश्चन में आपको देता हूँ, ये आप करो। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, नीचे स्पेस है, हाँ ठीक है आपको दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ a:b, ये दोनों मेथड से करना। ठीक है, दोनों मेथड से करना और आंसर बताना क्या आ रहा है। a:b आपको गिवन है 5:7, ठीक है। b:c आपको गिवन है 8:11, ठीक है। बताओ a:b:c क्या होगा। दोनों मेथड से करना, ये क्वेश्चन दोनों मेथड से ट्राई करना। जिस मेथड से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा एग्जाम में वही अप्रोच यूज़ करना। इतना क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर कहा गया a:b जो है वो 2:3 के बराबर है, b:c जो है वो 6:2 के बराबर है, और c:2d जो है हमारे पास 1:5 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या था, पहले a:b और b:c है, मतलब पहले 3 टर्म थी, अब आपके पास 4 टर्म आ गई। 3 हो, 4 हो, 5 हो, सेम कंसेप्ट रहने वाला है। दोनों मेथड से करवाता हूँ, आपको जो सही लगे वैसे करना। यहाँ पर क्या है, पहले a:b की बात करूँ, वो आपको कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 2:3, हमने लिख दिया। पहले की तरह कर लें। b:c की बात करें, वो कितना गिवन है
6:2 के बराबर गिवन है। हालांकि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं, ये 3:1 हमारे पास आ जाएगा, बट मैं आपको समझाने के लिए इसको काट नहीं रहा हूँ, इसको वैसे का वैसे रख देते हैं हम, ठीक है। C:D की बात करें, C:D की बात करें, ये हमारे पास 1:5 आ गया, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, A:B:C:D किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम पहली अप्रोच से करें, दो मेथड आपको बताए ना, पहली अप्रोच से करेंगे, अगर आप इस चीज़ को भूल जाओ, ये तो हमारे पास C:D है ना, अगर थोड़ी देर के इसको भूल जाओ तो हमारे पास ये क्वेश्चन कैसा बनेगा, जैसे पहले वाला क्वेश्चन बना था वैसे बन रहा है ना। तो यहाँ से आप A:B:C तो कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों मेथड है, जैसे मर्जी करो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे B की वैल्यू 6 है, तो अगर मैं इसको भी 6 बनाना चाहता हूँ तो मुझे इस पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा, 2 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। ये तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ A:B:C मेरे पास कितना आ गया, A:B:C की बात करेंगे 4:6:2 मेरे पास आ गया। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, ठीक है। A:B:C तो मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास बचा C:D। अब मेरे पास क्या बचा, C:D। मुझे पता है C की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो इसको भी मैं अगर 2 बनाना चाहूँगा तो क्या करूँगा, इस पूरे टर्म को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना मल्टीप्लाई। तो मेरे पास C/D क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10 आ जाएगा, तो मेरे पास 2:10 आ जाएगा। तो यहाँ पे A:B:C:D मेरे पास कितना आ जाएगा, 4:6:2:10। A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, D की वैल्यू 10, ये मेरे पास आ गया। इसको और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हो 2 के टेबल से काट लो, कट जाएगा वो। 2 को 2 से किया, 3 से किया, 1 से किया, 5, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2:3:1:5 हमारे पास आ गया इसका आंसर। ये हो गया पहले मेथड से करना। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, वही पहले वाला जैसे हमने किया था। A कितने टर्म में, 4 है ना, A:B:C:D, चारों टर्म यहाँ पर लिख दो। पहले A:B आपके पास कितना है, 2:3 गिवन है, हमने लिख दिया। B:C की बात करें 6:2 गिवन है, हमने लिख दिया। C:D की बात करें 1:5 गिवन है, हमने लिख दिया। सेम कंसेप्ट है वही, यहाँ पे डिवाइड जैसे हम करते थे वैसे ही कर देंगे। पास में जगह खाली है ना, यहाँ पर भी 3 लिख दो, यहाँ पर भी 3 लिख दो। यहाँ पे जगह खाली है, क्या लिखेंगे, 2 के पास जगह खाली है ना, 2 लिख देंगे। यहाँ पे जगह खाली है, 6 लिख देंगे। स्पेस यहाँ पे खाली है, 1 और 1 लिख देंगे। क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड यही है, इसी अप्रोच से क्या करना, जल्दी हो जाया करेगा। सिंपली सबको मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा इस 2। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करो 18 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30 हमारे पास आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। सबकी बात करें 6 से टेबल से करते हैं, 6 को 2 से काट लो, 6 को 3 से काट लो, 6 को 1 से काट लो, 6 को 5 से काट लो। क्या आंसर आया, 2:3:1:5। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो मेथड है वो बेस्ट रहता है, इससे आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जब 2 की बात करते हैं ना, मतलब 3 वेरिएबल की बात करते हैं, तब मुझे लगता है ये वाला मेथड सही लगता है जो पहली अप्रोच है। बट जब 3 से ज़्यादा वाला कंसेप्ट आ जाता है तो ये वाली अप्रोच सही रहती है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहेगा, ये आप करके बताओ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, ये करके बताओ। दोनों मेथड से ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। यहाँ पर कहा गया है A:B जो है 4:5 के बराबर है, B:C जो है वो 6:7 के बराबर है, C:D की बात करें वो 7:15 के बराबर है। आपको फिर से भाई काम करना है, A:B:C:D जो है वो फाइंड करना है और बताना है वो कितना हो जाएगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं। सेकंड मेथड से करते हो, यहाँ पे फर्स्ट मेथड से नहीं करने वाला, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। वही काम करेंगे, A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो और D लिख दो, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ी मल्टीप्लिकेशन होती है और क्या। A:B की बात करें कितना है, 4:5 है। B:C की बात करें कितना है, 6:7 है। C:D की जब हम बात करते हैं वो कितना है, 7:15 है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, खाली स्पेस है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पे वैकेंट स्पेस है 7, यहाँ पर वैकेंट है 6, यहाँ पे वैकेंट 7, यहाँ पर भी 7। समझ गए। अब कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई कर लो। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आ जाएगा, 24 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 70, 140, तो 140 तो 168 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 168 यहाँ पर लिख दिया। इसको करो, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करो 210 आ जाएगा। इसकी बात करें 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करो 210, तो 245 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा शायद से, ठीक है। आगे बात करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35, 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह 3 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा,
तो 15, 20, 22, तो ये हमारे पास ये 525 आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा। मुझे यहाँ पे गड़बड़ी लग रही है, वो चेक कर। 24 को 7 से करेंगे, ठीक तो है। अब यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है हमारे पास। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा 24:30। चलो इसको और सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर किसी के टेबल से काट लेते हैं, किसकी टेबल से कट रहे हैं ये। चलिए यहाँ पे इसको 7 के टेबल से काटते हैं, तो ये 7 के टेबल से कटेगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 28 आ जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करो 28 आ जाएगा। 7 को 30 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे बात करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, तो 45 चल जाएगा। तो 21 है ना 35, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 आ जाएगा। यहाँ पे करो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49 आ जाएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 आ जाएगा। तो 24:30, 24:30:35:75 ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। चाहे आपसे 3 रेशो वाला पूछे क्वेश्चन कैसे करना है, चाहे 4 रेशो वाला पूछे, जैसे मर्जी जितने मर्जी वेरिएबल वगैरह हो, आप आराम से यहाँ पे आंसर वगैरह बता सकते हो। तो यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा आपको। आगे चलते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ रेशो के बारे में समझ लें। ये सब क्या है, जैसे इन्वर्स रेशो क्या होता है, या रेसिप्रोकल रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, फिर ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, ये सब कुछ हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में कभी आ जाएगा, देखो आपने कोई चीज़ वगैरह सॉल्व की है क्वेश्चन में, और लास्ट में आपसे पूछेगा कोई स्टेटमेंट आपको दे दी है, आपको उसकी रेशो वगैरह फाइंड करनी होगी। बट आपसे ये नहीं पूछेगा इसकी रेशो क्या होगी, आपसे पूछेगा बताओ उस रेशो का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे A:B आपको गिवन है 4:5 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको रिवर्स कर दो। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ना, A:B आपके पास क्या है 4:5 के बराबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5 को ऊपर ले आओ 4 को नीचे ले आओ, मतलब इन्वर्स कर दो। यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होगा। हम डुप्लीकेट रेशो से स्टार्ट करते हैं। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, मान के चलो ये एग्जाम्पल लेके चलो, आपको अब लाइट यहाँ पे आ गई है, सब कुछ क्लियर दिखेगा आपको। एक सेकेंड रुक जाओ। चलिए यहाँ पर हम डुप्लीकेट रेशो की तरफ थे। डुप्लीकेट रेशो क्या होता है एक बार वो समझ लेते हैं। देखो डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या है, जैसे ये मान के चलो, ठीक है, आपको गिवन है A:B 4:5 के बराबर है, आपको बोला इसकी डुप्लीकेट रेशो निकालो। डुप्लीकेट से नाम से मतलब पता लगता है ना, इसकी एक और कॉपी आपको बतानी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो रेशो गिवन होती है ना, उसको दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जो भी आपको रेशो गिवन है उसका स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, डुप्लीकेट रेशो आ जाएगी। तो A:B आपके पास 4:5 के बराबर था ना, इसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लो। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होता है। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये इसकी डुप्लीकेट रेशो है। ये क्या है, ये इसकी डुप्लीकेट रेशो है। जब भी एग्जाम में डुप्लीकेट रेशो होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपके पास रेशो थी उसका स्क्वायर करना है। एग्जाम में जब आपका पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा और लास्ट में आप क्या करोगे, रेशो निकाल के आंसर अपना सोचोगे मेरा आंसर ठीक है, बट क्वेश्चन में उसने कहा होगा डुप्लीकेट रेशो बतानी है। जो आपका आंसर रेशो में आया होगा ना, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास डुप्लीकेट रेशो आया करेगी। ये आपको समझ आ गया होगा। डुप्लीकेट रेशो समझ आ गया। अगर कहा होगा सब डुप्लीकेट रेशो, तो सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करना होता है, जो भी नंबर आपके पास होते हैं, मान के चलो आपके पास गिवन है A:B जो आपके पास वो 16:25 गिवन है, 16:25 गिवन है। आपको कहा आपने सब डुप्लीकेट रेशो निकालनी है, तो सब डुप्लीकेट रेशो में क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है, मतलब A और B की बात करें, यहाँ पे इसका आपको स्क्वायर निकालना होगा, इन दोनों का स्क्वायर निकालना होगा, स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4/5, या फिर आप बोल दो 4:5। क्लियर हो गया। स्क्वायर रूट क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है, जैसे 16 है ना, इसका मतलब कोई ऐसा नंबर था जिसको आपने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा तभी 16 आया होगा। स्क्वायर रूट 25 को कैसे कैलकुलेट करोगे, एक ऐसा नंबर होगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा तो ये आया होगा, ठीक है। तो वो 5 था आपके पास, ऐसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्लियर हो गया। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। जब डुप्लीकेट रेशो होगा आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा, जो भी नंबर गिवन था 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। जब सब डुप्लीकेट की बात करेंगे उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है, आपके एग्जाम में कहा जाता है ट्रिप्लीकेट रेशो के बारे में, कि ट्रिप्लीकेट रेशो वगैरह फाइंड करो। वो कैसे फाइंड करते हैं, मान के चलो आपको क्वेश्चन दे दिया है A:B आपको गिवन है 3:, मान के चलो 5 गिवन है, ठीक है। A:B आपको किसके बराबर गिवन है 3:5 के बराबर गिवन है। कहा है इसकी ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ। तो ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, ट्रिपल करेंगे। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे पास होगा उसका क्यूब कर देंगे, उसका हम क्यूब कर देंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का क्यूब क्या होता है 27, 5 का क्यूब क्या होता है 125। पहले लेक्चर जिस दिन आपको मैथमेटिक्स का #19 करवाया था,
पहले लेक्चर करवाया था, तभी कहा था जितने भी नंबर हैं सबका स्क्वायर, क्यूब वगैरह इस तरह की चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट आपके पहले कवर होने चाहिए। इन चीज़ों में किसी तरह की प्रॉब्लम बाद में क्रिएट नहीं करना, मैथमेटिक्स में हर जगह काम आएंगी। ये सब मैं आपको पहले ही समझा चुका था, ठीक है। ये सब कुछ आपको कवर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 सेकेंड में टाइम लूँगा यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ ओके है ना, सब कुछ ओके है। यहाँ पर बात करते हैं, जैसे हमने डुप्लीकेट रेशो देखा, फिर सब डुप्लीकेट रेशो देखा, हमने ट्रिप्लीकेट रेशो के बारे में पढ़ा। अब कभी भी एग्जाम में पूछ लेगा सब ट्रिप्लीकेट रेशो के बारे में, तो वो क्या करोगे आप, सब ट्रिप्लीकेट रेशो की जब हम बात करेंगे, मान के चलो A:B आपको गिवन है 125:27, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो निकालो। तो वो आप कैसे निकालोगे, आपने क्या कर देना है, इनका क्यूब रूट निकालना है। जैसे A/B है ना, ये आपने क्यूब रूट निकाल देना 125 का, डिवाइड बाई 27 का क्यूब रूट निकाल देना। तो ये क्या हो जाएगा, 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5, 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो आपके पास 5:3 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डुप्लीकेट रेशो भी क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे 1 सेकेंड में यहाँ पे यार बड़ा पंगा पड़ता है इसका फोकस करने का। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, ठीक है। इसका क्यूब रूट मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर था जिसका ये क्यूब होगा, वो 5 था। एक ऐसा नंबर था जिसका ये क्यूब हुआ होगा, 3 का क्यूब था। तो ऐसे निकाल सकते हो अगर आपको नहीं पता क्यूब रूट स्क्वायर रूट क्या होते हैं। एक होता है कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो सिंपल सा फंडा, यहाँ पर क्या होता है, आपको गिवन है 1:2, एक आपको रेशो गिवन है, जैसे आपको मान के चलो रेशो गिवन है A:B आपको गिवन है 1:2, एक आपको रेशो गिवन है 2:3, एक गिवन है 4:5, ठीक है। इसकी कंपाउंड रेशो निकालनी है। A:B ये गिवन है, B:C ये गिवन है, C:D ऐसे कुछ भी चल के गिवन है, आपको कंपाउंड रेशो निकालनी है। कंपाउंड रेशो में क्या करते हैं, आप इसको 1/2 लिख दो सिंपल ऐसे फॉर्म में, इसको 2/3 लिख दो, इसको 4/5 लिख दो, ठीक है। ऊपर के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो सारों को, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8। नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नीचे वाले सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आ जाएगा। इसको शॉर्ट करना चाहोगे तो 2 के टेबल से काटो, तो 4/15 आपके पास, ये आपके पास इसकी कंपाउंड रेशो आ जाएगी। समझ गए। इनमें से किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। अब आपको मैं टास्क देता हूँ, देखते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे या नहीं बताओगे। एक क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ, अब आप एक काम करो, मुझे बताओ 8 A:B आपको गिवन है, A:B आपको गिवन है 8:15, इसकी मुझे बताओ डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, इसकी मुझे बताओ डुप्लीकेट रेशो क्या होगी और ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगी, ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगी, दोनों चीज़ें मुझे बताओ। डुप्लीकेट रेशो भी बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशो भी बताओ, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब आगे चलते हैं, रेशो का ओवरव्यू हमने देख लिया, कुछ टाइप्स वगैरह हमने देख ली, कुछ क्वेश्चन भी हमने किए। वैसे काम हम प्रोपोर्शन को लेकर चलेंगे, प्रोपोर्शन का भी बेसिक्स कवर करेंगे और कल से सही लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम प्रोपोर्शन की तरफ जाएंगे। प्रोपोर्शन में जाने से पहले छोटा सा कंसेप्ट भूल गए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था कि 2 रेशो सेम होंगी, रेशो हम तभी निकालते हैं जब दोनों क्वांटिटीज़ यहाँ पर सेम होंगी। मान के चलो एक क्वेश्चन में आपको बताया था 4A:8B है, तो उसको रेशो सिंप्लीफाई करके बताओ, तो मैंने कहा था नहीं बता सकते। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में वो खुद गिवन होता है कि दोनों इक्वल हैं, तब आप रेशो फाइंड कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया है कि 4A जो है वो 8B के बराबर है। आपको पहले से उसने बोल दिया है कि दोनों इक्वल हैं। इक्वल तो हमें कोई टेंशन नहीं है, उसने पहले से आपको इक्वल बता दिया है ना। अब इसकी रेशो निकालनी है, आपको रेशो निकालनी है A:B, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप क्या करो, A को यहाँ पर रख दो, A जहाँ पर है वैसे ही रहने दो, इस B को यहाँ पर डिवाइड पर लेकर आओ, वैसे आ जाएगा। 8 यहीं पर है, यहीं पर रहने दो, इस 4 को डिवाइड पे लेकर आओ। क्लियर हो गया। तो A:B की रेशो क्या होगी, 2:1 होगी। A/B किसके बराबर हो गया, 2/1 के बराबर हो गया ना, या फिर A:B बोलो किसके बराबर हो जाएगा, 2:1 के बराबर हो जाएगा। ये फंडा आपको समझ आ गया, ठीक है। जब उसे खुद बोल दे इक्वल है, हम रेशो वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, कहा गया 4A जो है वो 2B के बराबर है और ये 6C के बराबर है। यहाँ पर बताओ A:B:C किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा क्या है, एक तो मेथड रहता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, पहले वाला मेथड, उससे अप्रोच से भी कर सकते हो कि A:B निकाल दो, फिर B:C कर लेना और वो सेम क्वांटिटी करके आंसर निकाल देना। बट वो थोड़ा यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग रहता है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या रहता है, आपको A चाहिए ना, आपको A की वैल्यू चाहिए, इसको आप भूल जाओ, जो बाकी 2 बचे इनको मल्टीप्लाई कर लो, 6 को 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका 12 आ जाएगा। आपको B की वैल्यू चाहिए ना, B की वैल्यू चाहिए, 6 को और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 24 आ जाएगा। आपको C की वैल्यू चाहिए थी ना, इसको भूल जाओ, 4 को 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो 3:6:2 आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ गए। इस तरह से करना है जब इस तरह की सिचुएशंस होंगी। कैसे,
जैसे यहाँ पर मैंने ए बोला ना, ए मेरे पास किसके बराबर आया था, ए मेरे पास 8 के बराबर आया था। क्यों, जहाँ पर 8 था उस टाइम को मैं भूल गया, जो बाकी बचा था मैंने वो लिख दिया। मैंने बी को 4 के बराबर क्यों लिखा, जहाँ बी था उसको मैं भूल गया, बाकी मेरे पास 4 बचा था। क्लियर हो गया। वैसे काम मैं यहाँ पर भी कर रहा था, सेम यही अप्रोच है, आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या, जब आपको ए कैलकुलेट करना होगा ए वाली टर्म को छोड़ दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो। जब बी चाहिए बी वाली टर्म को छोड़ दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। होता क्या है प्रोपोर्शन का, देखो मतलब क्या होता है, दो रेशोज हैं, दो रेशोज अगर इक्वल होंगे ना, पहले हम रेशो की क्या बात करते हैं, दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं, हम उनको सिंपल फॉर्म में लाते हैं रेशो की हेल्प से, डिवाइड वगैरह करके। अब अगर मान के चलो आपके पास दो रेशोज हैं, एक रेशो आपके पास A:B, एक रेशो आपके पास A:B, एक रेशो मान के चलो आपके पास C:D, एक रेशो आपके पास ये मान के चलो C:D रेशो आपके पास कोई, ठीक है। अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं, ये वाली रेशो और ये वाली रेशो अगर इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे ये प्रोपोर्शनेट हैं। समझ गए। अगर रेशोज इक्वल होंगे ना, तो हम बताते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शनेट हैं, और वो साइन हम यहाँ पर ये लगाते हैं। इसका मतलब है A:B इज प्रोपोर्शनेट टू C:D। हम बोलते हैं ना कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, है ना, वो चीज़ें करते हैं ना, हमें भी उसी प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे प्रोपोर्शन क्या होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। जैसे यहाँ पर पहले आपको बता दूँ थर्ड प्रोपोर्शन होता क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, मान के चलो आपके पास कोई रेशियो है, आपको मैं कैसे समझाऊँ, आपके पास कोई रेशियो है A:B, ठीक है, ये प्रोपोर्शनेट है किसके, B:C के प्रोपोर्शनेट है। आपको बोलते हैं A:B जो है वो प्रोपोर्शनेट है B:C के, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन है C, मतलब तीसरी क्वांटिटी आपके पास क्या है, यहाँ पे C है ना, इसको बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, B को बोलेंगे सेकंड, A को बोलेंगे फर्स्ट। आपको कहा जाता है कि थर्ड प्रोपोर्शन C निकाल के बताओ, तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है B² डिवाइड बाई A। ये निकालने का फॉर्मूला होता है। कैसे, आपको समझा देता हूँ, शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना कैसे निकालते हैं। A:B को मैं A/B लिख सकता हूँ ना, B/C को मैं B/C लिख सकता हूँ। अगर मैं C की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो C को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, B को B से मल्टीप्लाई करूँगा, B² हो जाएगा, और A को डिवाइड पे लेके आऊँगा तो B² बाई A आ जाएगा। समझ के फॉर्मूला कहाँ से आता है, हमें फॉर्मूला कहाँ से आया वो याद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल फॉर्मूला याद रख लो। थर्ड प्रोपोर्शन जब भी कैलकुलेट करना होगा B² बाई A कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पर कहा गया फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शन फॉर द टर्म 16 एंड 36। दो टर्म गिवन है 16 और 36, इसकी थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करो। मतलब A भी आपको गिवन है, B भी आपको गिवन है, आपको C कैलकुलेट करना है। क्या तरीका है प्रोपोर्शनेट निकालने का, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का, B का स्क्वायर कर लो, B का स्क्वायर करना है आपको, 36 का स्क्वायर निकालना है, डिवाइड करना होगा किसे, डिवाइड करना होगा A से, A आपको 16 है, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में है, हाँ ऑप्शंस कई सारे तो हैं। इसको सॉल्व करना चाहोगे शॉर्टकट मेथड से तो कैसे कर सकते हो, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ ये 9 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो बस 81 आंसर आ जाएगा। और 81 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 81 आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। समझ गए हो। थर्ड प्रोपोर्शन कभी भी कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, B² बाई A सिंपल फॉर्मूला रहेगा। उसी तरीके से कहीं पर आपको गिवन होगा A:B प्रोपोर्शनेट है B:C के, ये प्रोपोर्शनेट है C:D के, तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, A हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, B हो गया सेकंड प्रोपोर्शन, C हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, D हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर बोलेगा ये जो D है ना इसकी वैल्यू बताओ कितनी है, D की वैल्यू आपसे पूछा करेगा, तो वो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपने क्या करना है B को C से मल्टीप्लाई करना है और A से डिवाइड कर देना है। समझ आ गया आपको फॉर्मूला। अगर आप डिराइव करना चाहते हो तो सेम तरीके से जैसे आपको डिराइव करके बताया था वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको कहा गया फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शन टू, 3 वैल्यूज गिवन है, 6 गिवन है, 4 गिवन है और आपको 12 गिवन है। आपको क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है। क्या करना है, B और C को मल्टीप्लाई कर दो, B और C को मल्टीप्लाई कर दो, A से डिवाइड कर दो। समझ गए, B और C को मल्टीप्लाई करना है, A से डिवाइड करना है। बेसिक कंसेप्ट क्या है आपको समझा चुका हूँ। ये कट जाएगा, आपको आंसर जाएगा 8 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, 8 यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी थर्ड प्रोपोर्शन के बजाय, फोर्थ प्रोपोर्शन के बजाय मीन प्रोपोर्शन, ये बहुत बार पूछता है आपसे एग्जाम में कि बताओ मीन प्रोपोर्शन क्या होगा।
ऐसे सिंपल नहीं आता क्वेश्चन की मतलब 2 रेशो दे दी और कहा जाए उसका मीन प्रोपोर्शन बताओ। एक पूरी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा, उसके लास्ट में आप रेशो निकाल के आंसर छोड़ दोगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, बट उसने कहा होगा मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब है, जैसे आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं, यहाँ पर कहा गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 9। 18 और 9 का आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। आपको क्वेश्चन था, उसके लास्ट में आंसर क्या आया, 18:9 आ गया, ठीक है, आपका ये आंसर आ गया। बट उसने कहा उसका मीन प्रोपोर्शन निकालना था, तो आपने वो निकाला ही नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, ये आपको ए गिवन है, ये बी गिवन है, इसको अंडर रूट कर दो। अंडर रूट कर दो 18 × 9, ए इंटू बी आपने अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको, 18 है ना, 18 को 9 × 2 लिख सकते हो और बाकी 9 को एज इट इज़ लिख दिया। तो 9 2 बार है ना, ये जिनको नहीं आता उनको समझा रहा हूँ मैं। तो 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, × 2 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा तो 9 बाहर आ जाएगा, तो अंदर की तरफ √2 बच जाएगा। तो ऐसा आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको 4th ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा होगा आपको क्या होता है ये प्रोपोर्शनेट रेशो वगैरह, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनेट क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन वगैरह क्या होता है, ये सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा। इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहा होगा। आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, वो करना है आपने। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं बताता हूँ। आपने फोर्थ प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करना है किसका, आपको गिवन है ये गिवन है 4, 9 और आपको 36 गिवन है। 4, 9 और 36 आपको गिवन है। आपने क्या करना है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनेट निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है। इतना क्लियर हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन दे देता हूँ आपको गिवन है 8 और आपको यहाँ पर गिवन है 10 गिवन है। इसका आप क्या करो, सेकंड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ क्या आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड प्रोपोर्शन निकाल के बताओ क्या आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपके पास है, बाकी चलो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा, और जो बाकी क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर बताना। और यहाँ पर हम 2000 लाइक का टारगेट रख के चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। और आज की वीडियो में अगर किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना और फीडबैक देना। क्या आज की वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ समझ आया, वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट टॉपिक है। हमने आगे कई सारे टॉपिक में इसको कवर करना है। अगर पहले चैप्टर आपको नहीं समझ आया, पहला लेक्चर आपको समझ नहीं आया, तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।